नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई इजी टू स्टार्ट में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे आज की हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और उनके लिखने तथा उनको किस प्रकार से क्रमबद्धता के साथ क्या नियम रहते हैं। और ये भी देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आप पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आप पटवारी के, हर प्रकार के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी है कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। अक्सर विराम का अर्थ हम ठहराव से या फिर हम विश्राम या फिर रुकना से लेते हैं, यानी कि लिखते समय हमें विराम को प्रकट करने के लिए जो समय समय पे कोई विराम चिन्हों का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो आप पूर्ण विराम का यूज़ करें, चाहे वो आप इस प्रकार से अल्प विराम का यूज़ करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अक्सर इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जिस तरह हम काम करते समय समय पे क्या करते हैं, बीच बीच में रुकते हैं काम करते समय और फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी क्या होता है बच्चों, विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक का जो मनोविज्ञान रहता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, भाषा के जो विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर मुझे ये आपकी लाइन दे रखी है पूरी, इसको मैं एक ही क्रमबद्धता के साथ पूरा पढ़ दूंगा, ना तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा ना ही आपको सुनने में मजा आएगा। इसलिए बीच में क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या लगाया गया है, अल्प विराम लगाया गया है, यहाँ पर भी अल्प विराम और यहाँ पे आपको क्या लगाया गया है, पूर्ण विराम। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कुछ समय के लिए रुकना है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमें कितनी देरी रुकना है, कौन से विराम चिन्ह, इन चिन्हों का यूज़ क्या होता है और नाम क्या होता है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होता है, इस चिन्ह का, दिए गए चिन्ह का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका विराम चिन्ह होता है। ये सारे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको और देखेंगे कि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है और कितनी देर के लिए हमें वहाँ पे रुकना होता है। तो निश्चित ही यहाँ पे हमने विराम चिन्ह का मीनिंग जाना है कि इसका मीनिंग रहेगा आपका ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अब श्री जो कामता प्रसाद जी हैं, उन्होंने हिंदी भाषा में 20 आपके विराम चिन्हों की संख्या दी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या रहेगी, 20। और किसने दी है ये आपकी 20 संख्या, तो श्री कामता प्रसाद। तो ये नाम आपने जरूर नोट करना है, श्री कामता प्रसाद जी ने इन 20 आपके जो विराम चिन्ह हैं इनकी संख्या दी है। अब इनका मानना है, श्री कामता प्रसाद जी का मानना है कि जितने हम हिंदी भाषा में चिन्हों का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वो जिसका नाम क्या है, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम इस तरीके से लगाया जाता है। इसको छोड़कर जितने भी आपके विराम चिन्ह हम आज पढ़ेंगे वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो वो कौन सा रहेगा, आपका पूर्ण विराम रहेगा। तो इन्हीं को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे आज का हम पहला चिन्ह। सबसे पहले हम आज बात करेंगे नंबर 1 पे, अल्प विराम क्या होता है। तो अल्प विराम इस तरीके का लगाया जाता है जिसको हम अंग्रेजी में कॉमा भी बोलते हैं। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, आपको यही एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन सा चिन्ह है, या आपको पूछा जाएगा कि अल्प विराम चिन्ह चुनिए। नीचे आपको 4-5 चिन्ह दे रखे होंगे ऑप्शंस में और आपको वहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए अल्प विराम होता क्या है, जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं या जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देरी के लिए हम क्या करते हैं, बीच में रुकना पड़ता है हमें, तो उसे ही हम अल्प विराम कहते हैं। जब हमें थोड़ी देरी के लिए, यानी कि यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का क्या करना पड़ता है, हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बोला जाए राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए, तो मैंने यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण इस तरीके से नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा था आपका, यानी कि अल्प विराम लगाया गया था। तो मैंने किस तरीके से बोला, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। तो इस तरीके से हमने क्या बोला है, ये अल्प विराम को दर्शाते हुए यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे इसके, तो दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अर्ध विराम। और अर्ध विराम किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से आपका अर्ध विराम लिखा जाता है।
तो अर्ध विराम यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी कि जहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है उससे अधिक देरी तक जहाँ पे रुकना पड़े वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाए सूर्यास्त हो गया है, या फिर सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, यानी कि यहाँ पे मुझे रुकना पड़ा। या फिर सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इस तरीके से अगर हम कोई वाक्य बोलेंगे तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, अर्ध विराम का प्रयोग करना पड़ता है। या इस तरीके से बोला जाए आओ, और आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। जैसे बोला जाए आओ बैठो, आओ बैठो खेलो, इस तरीके से हम लिख देंगे आओ बैठो खेलो, पर शरारत मत करो। इस तरीके का हम जो वाक्य बोलेंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध वाक्य का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास उपविराम। तो उपविराम चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। तो ये क्या रहते हैं हमारे पास उपविराम, जब भी किसी कथन को हमें अलग दिखाना हो तो वहां पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, उपविराम का प्रयोग करना पड़ता है। या फिर हम इस प्रकार से बोलें जो अभी हमने पीछे पढ़ा, अर्ध विराम, उससे अधिक ठहराव जहाँ पे हमें दिखाना होगा तो वहाँ पे हम उपविराम का यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है आपकी, अल्प विराम कौन सा रहता है, अर्ध विराम कौन सा रहता है, आपका उपविराम कौन सा रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको समझने के लिए है कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो जब भी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, उपविराम का। जैसे प्रदूषण, और इस तरीके से हम उपविराम लगाएंगे और लिखेंगे एक अभिशाप। इसी तरह से विज्ञान, और फिर हम इस तरीके से लगाएंगे वरदान या अभिशाप। तो ये आपका उपविराम यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। ये आप भली भांति जानते हैं, जब भी कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें काफी देरी तक रुकना होता है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे फिर हम आगे वाला सेंटेंस बोलते हैं। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, कंप्लीट वाक्य होगा तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आपके पूर्ण विराम का। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, आपने बचपन से पढ़ते आए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को, यानी कि जहाँ से प्रश्न करने का हमें बोध होता हो। और ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, अंत में लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे आपने कौन सा चिन्ह लगाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला है कि ये कौन सा वाक्य है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। और चिन्ह भी कौन सा लगेगा, आपका प्रश्न चिन्ह। ताजमहल किसने बनाया, चिन्ह देखिए कौन सा लगा है, आपका प्रश्न चिन्ह लगा है। यहाँ पे इस तरीके से लगाए जाते हैं। छठा है हमारे पास विस्मय बोधक चिन्ह। तो विस्मय बोधक कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी या आश्चर्य, प्रसन्नता, उत्साह या फिर घृणा आदि भावों को जब भी हमें क्या करना हो, प्रकट करना होता है, तब हम किनका यूज करते हैं, विस्मय बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय, आह, शी, तो ये वाला आपका विस्मय बोधक रहता है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल क्या रहेंगे, कहाँ यूज करते हैं, एकदम से खुशी या गम में, हाय वह मर गया। इस तरीके से हम वहां पे किसका यूज करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का, तो विस्मय बोधक का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। और निर्देशक चिन्ह रहते क्या है हमारे पास, तो निर्देशक चिन्ह होते हैं कि जब भी हमें किसी विषय, विवाद या संबंधी शीर्षक के आगे कुछ उदाहरण देना हो, जैसे यहाँ पे जैसे अनार, आम, संतरा, इस तरीके से हमें देना हो, अध्यापक तुम जा सकते हो, इस तरीके से हमें कहीं बताना होगा, तब हम किसका यूज करते हैं, निर्देशक चिन्हों का यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि निर्देशक चिन्ह किन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के रहते हैं। तो पहला कोष्टक आपका इस तरीके से रहेगा, दूसरा आपका इस तरीके से, और तीसरा आपका इस तरीके से रहता है। ऐसे आप इस प्रकार के रहते हैं, इनको हम साधारण कोष्टक कहते हैं, जबकि इनको हम सर्पाकार कोष्टक भी कहते हैं। इनको हम इस तरीके से बोलते हैं, या फिर इनको हम
वृत्ताकार तो आपके ये वाले रहेंगे, वृत्ताकार जो कोष्टक रहते हैं, सर्पाकार आपके ये वाले रहेंगे, जबकि इनको वर्गाकार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनको वर्गाकार कोष्टक बोलते हैं। तो 3 प्रकार के कोष्टक रहते हैं ये हमारे पास। तो इनसे क्या होता है कि किसी भी बात को अधिक स्पष्ट किया जाता है। जैसे धर्मराज को युधिष्ठिर बोला जाता है, यानी कि इसी का मतलब है युधिष्ठिर। तो इससे क्या हुआ है, इससे हमें जो युधिष्ठिर का मीनिंग है, इससे इसको और अधिक स्पष्ट किया है कि धर्मराज क्या है। किंतु सामने वाले को अगर पता नहीं होगा उसका मीनिंग क्या, जैसे किसी भी इसका नाम बोल दिया जाए रमेश, किंतु रमेश का नाम घर पे जैसे मान लीजिए कि मोहन है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इसका नाम स्पष्ट करने के लिए कि इसका एक और नाम भी है। इस तरीके से हम लिख देते हैं, यानी कि उसका साधारण से अर्थ, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा होगा उसका अर्थ यहाँ पे दे दिया जाता है इन ब्रैकेट में, यानी कि कोष्टक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। अब इनमें ये जो आपका चिन्ह लगाया गया है इस तरीके से, एप्स्ट्रोफे बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। अब इनके बीच में क्या लिखी जाती हैं, या तो कहावतें लिखी जाती हैं, या तो कोई बात होगी उसी कथन में आगे कह दी जाए, या फिर वैसे की वैसे लिख दी जाए। ऐसे वाक्यों को हम इनमें लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में। यानी कि इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतरण चिन्ह बोलते हैं, या फिर आप उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब देखिए ये होते क्या है, इस तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। यानी कि ये इनका क्या है, कोई वाक्य है जिसको आज भी वैसे के वैसे प्रयोग में किया जाता है। तो ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जैसे बोला जाए कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो वो भी आपका किस में आएगा, उदाहरण चिन्ह इनमें ही आएगा। या भारतेंदु जी ने कहा कॉमा, फिर आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि आपने उदाहरण चिन्ह का यूज किया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये इनका क्या है, नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। अब ये योजक चिन्ह कहाँ यूज किए जाते हैं, तेनी इन चिन्हों का यूज हम हमेशा ही दो जो हमारे पद रहते हैं उनके मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश तथा अपयश, या फिर हम तन धन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, योजक चिन्हों का यूज करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लाघव चिन्ह। अब ये लाघव चिन्ह क्या होते हैं, इस तरीके का इनका आकार रहता है। किसी भी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। हम बचपन में शॉर्टकट लगाते हैं, जैसे हम राजकीय माध्यमिक पाठशाला लिखते हैं तो वहाँ पे पूरा राजकीय ना लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं राजकीय वरिष्ठ, इस तरीके से लिख देते थे वरिष्ठ, या फिर हम सीधे ही व लिखते थे और वरिष्ठ, और माध्यमिक को हम इस तरीके से लिखते थे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरीके से। डॉक्टर को डायरेक्ट इस प्रकार से डा लिखेंगे और यहाँ पे लाघव चिन्ह का यूज कर देंगे। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, यानी कि वहां पे हम कौन से चिन्ह का यूज कर रहे हैं, लाघव चिन्ह का। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या होते हैं ये, लाघव चिन्ह होते हैं। इनको संक्षेपण चिन्ह भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानी कि किसी विषय के बारे में हमें सूचना देनी हो, या फिर उसे निर्देशित करना हो, या हाईलाइट करके लिखना हो, या उसके आगे की जानकारी के विषय के बारे में लिखना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, इन विवरण चिन्हों का यूज करते हैं। जैसे वनों से निम्न लाभ है, आगे हम लाभों को नंबर 1 नंबर 2 करके इस तरीके से लिखते हैं, तो वो हम किसका यूज करते हैं, विवरण चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारे पास त्रुटि पूरक चिन्ह। अब त्रुटि पूरक यानी कि अगर कोई वाक्य हम लिखते हैं, अगर उसमें से बीच में कोई छूट जाता है लिखना, जैसे मैं पिताजी के साथ गया, तो यानी कि मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया, मैं कहाँ गया, वो लिखना था मुझे यहाँ पे मैं बाजार गया, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, तो बाजार लिखना था, वो लिखना भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज किया है, त्रुटि चिन्ह का यूज किया है। जब जो शब्द छूट गया है उसको मुझे अब कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है इसके, बाजार। हमें रोजाना अपना कार्य, यहाँ पे शब्द था छूट चुका है, करना चाहिए, हमें अब रोजाना अपना कार्य क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो यानी कि जो शब्द छूट जाते हैं तो उन्हें हमें किस प्रकार से दर्शाना होता है, इस तरीके इस चिन्ह से हमें दर्शाना होता है। इसको चिन्ह को क्या बोलेंगे, त्रुटिपूरक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारे पास पदलोप चिन्ह। अब पदलोप चिन्ह क्या होते हैं, यानी कि जब हमें कोई
कथन हमें ना कहना हो यानी कि कुछ हमें छोड़ना हो, तो ऐसे वहाँ पे हम कौन से चिन्ह का यूज करते हैं? पदलोप चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे आज देश का हर नेता डैश है, ये यानी कि डैश नहीं है यहाँ पे, यानी कि डॉट है, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ शब्दों को पदलोप कर दिया है, यानी कि नहीं कहा है। या राम ने मोहन को गाली दी, इस तरीके का जो वाक्य रहते हैं, गाली ना बोल के हमने ऐसा सीधा सिंपल सा वाक्य बोला, राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा, पर कंडीशंस आगे आपने नहीं बताई, यानी कि सस्पेंस में जो चीज़ें रखी जाती हैं उन्हीं को हम पदलोप कहते हैं, यानी कि चिन्ह इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट है पाद चिन्ह। अब ये पाद चिन्ह होता है यानी कि किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देना, यानी कि किसी शब्द के नीचे लाइन लगा देना और उसको क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, यानी कि ध्यान दिलाने के लिए अलग से। जैसे मुझे यहाँ पे विराम चिन्ह को बताना है हाईलाइट करके, तो मैंने यहाँ पे इनको क्या किया है? हाईलाइट कर दिया। इनके नीचे पाद चिन्ह का यूज किया है हाईलाइट करने के लिए। अंडरलाइन बोल सकते हैं इनको इंग्लिश के अंदर, अंडरलाइन। नेक्स्ट है हमारे पास 17 पाद बिंदु। अब ये पाद बिंदु क्या होता है? यानी कि नुक्ता बिंदी कहते हैं इसको, नुक्ता बिंदी। अक्सर ये विदेशी जो शब्द रहते हैं उनके नीचे लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गजल में, खौफ में देख सकते हैं नीचे ये जो बिंदी लगाई गई है, इसी को नुक्ता बिंदी कहते हैं या फिर पाद बिंदी कहते हैं। जैसे जमीन में, जुबान में, किस्मत में, ताजमहल में भी ये बिंदी लगती है। तो ऐसे कितने शब्द हैं हमारे पास हिंदी में? तो ये अब 5 आते हैं हमारे पास। विदेशी शब्द कहते हैं जिन्हें, या फिर आगत व्यंजन कहते हैं, तो 5 होते हैं। क, तो यहाँ पर भी बिंदी लगती है। ख में, ग में भी यहाँ पे बिंदी, क ख ग फ में भी बिंदी लगती है तथा ज में भी यहाँ पे बिंदी लगती है। तो ये 5 हमारे पास रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन कहते हैं, जिनके नीचे नुक्ता बिंदी लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या रहते हैं? यानी किस तरीके के रहते हैं आपके? इस तरीके के दीर्घ उच्चारण चिन्ह जहां पर भी ये प्रयोग किए जाते हैं तो उस शब्द का क्या हो जाता है? उच्चारण दीर्घ हो जाता है, यानी कि उच्चारण कैसा हो जाएगा? इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं तुम मत आना, तो इस तरीके का जो वाक्य रहेगा, किंतु यहाँ पे नहीं में अगर आप इस तरीके का लगा देंगे नहीं के आगे, तो नहीं के ऊपर क्या हो जाएगा? प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। या फिर राम इस तरीके का, और इस तरीके का हम लिखते हैं कोई वाक्य, तो जैसे हे राम इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे ये जो साउंड है ये क्या कर देता है? इसकी साउंड को लंबा कर देगा, इसलिए इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी कहा जाता है। आई होप आपको कितनी सी बात क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है हमारे पास टीका सूचक चिन्ह। अब टीका सूचक यानी कि स्टार प्लस आपका ये जो घना चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ये वाला आपका आ जाएगा। स्लैश का जो चिन्ह आता है इसको बोलते हैं। ये सारे के जो इसके अलावा जो आपकी गिनती रहती है वो भी आपके कौन से शामिल की जाती है? टीका सूचक चिन्हों में शामिल की जाती है। तो अगर आपको टीका सूचक चिन्ह बताना होगा कौन से होते हैं, तो आपको ये वाले वहाँ पे टिक करने होंगे, ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये वाले रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास समाप्ति सूचक। अब ये समाप्ति सूचक किस तरीके से लगाए जाते हैं? अब ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? हमेशा ही किसी अध्याय की समाप्ति पर इन चिन्हों का या इन चिन्हों को उकेरित किया जाता है कि आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। या तो इस तरीके की लाइन लगी होगी किसी टॉपिक के एंडिंग में या किसी अध्याय के एंड में, या फिर आपको डायरेक्ट एक पूरी रेखा दे रखी होगी इस तरीके की। तो वहाँ पे हम कौन सी रेखा मानते हैं या फिर कौन सा चिन्ह यूज हुआ मानते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह मानते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दे रखा है। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो हम आपको नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस नंबर से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।